फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नॉवल माला जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी 15वीं एपिसोड का ये छठा और आखिरी पार्ट है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को बगैर किसी देर के। कशमाला मुबीन जो इस्लामाबाद में अपने मामू के घर बतौर पेइंग गेस्ट रहती थी, उस वक्त लिविंग रूम में खिड़की के साथ रखी वर्क टेबल पे बड़ा जमान थी। सामने एक स्केच बुक फैलाए वो पेंसिल कागज़ पर फेर रही थी। एक गुलाबी फूलों से सजी बेकरी का स्केच। उसी पल बेकरी के वस्त में खून के चंद धब्बे आ गिरे। एक झटके से वो पीछे को हटी, बेयकीनी से चेहरा उठाया। खिड़की खुली थी और बाहर से किसी ने खून अंदर फेंका था, मगर किसने? वहाँ कोई भी ना था। वो तेज़ी से बाहर की तरफ भागी। टेरेस वीरान था, दूर दूर तक कोई ना था, अलबत्ता खिड़की के बाहर की तरफ दीवार पर वही छींटे नक्श थे, वो अभी तक गीले थे। उसने बेख्तियार थूक निकला। अजीब सा खौफ दिल को जकड़ने लगा। नहीं, ये कोई जादू जिन्नात नहीं है जैसे माही कहती है, ये कोई इंसान है जो मेरा ताक़ुब कर रहा है। उसे मालूम था उसे क्या करना है। सफ़ूरा चंद लम्हों बाद वो कमरे में दाएं बाएं टहलती परेशानी से फ़ोन पे कह रही थी, वो पिछला बॉडीगार्ड मैंने निकाल दिया था ना, क्योंकि वो सिगरेट बहुत पीता था। प्लीज़ किसी और को भेज दो, मुझे फिर से एक गार्ड की ज़रूरत है। बेकरी के स्केच पर गिरा खून धीरे धीरे खुश्क हो रहा था। 1 साल बाद मौजूदा दिन वैनकूवर। कशमाला मुबीन मैट्रेस पर बैठी थी। अभी कुछ देर पहले वो माहिर से मिल के आई थी। उसके सामने आज भी आईपैड पे एक स्केच खुला दिखाई दे रहा था, अलबत्ता इस दफ़ा बेकरी के फूल हल्के गुलाबी से जामनी हो गए थे। वो यकटिक उस स्केच को देख रही थी, बिल्कुल शल खामोश, पलके झपकाए बिना। चेहरा एक बरस पहले की तरह शफाफ ना था, बल्कि उस पर चंद दाने थे। आंखें लाइनर से खाली और लिबास सुरमई सा था, उसकी ज़िंदगी की तरह बेरंग। इससे 1 बरस में बहुत कुछ बदला था। माँ बीमार हुई, फिर उनकी मौत हुई, उसकी शादी हुई, वो जद्दा चली गई, फिर वो वहाँ से वैनकूवर आई और उस 1 बरस में होने वाले हर बड़े वाक़ये की कोई ना कोई निशानी उसके सामने उस वक्त मैट्रेस पर बिखरी थी। ज़ियाद की दी गई अंगूठी, वो कैंडल जो माही ने शादी के तोहफे के तौर पे दी थी, उस बूढ़े जादूगर का स्केच जिसे वो ख्वाब में देखती थी, जो स्कूल के पुराने मुलाजिम शकूर के जैसा था, फाख्ता वाला नेकलेस, सब कुछ वाज़ेह था, स्याह और सफ़ेद में जली हरूफ से लिखा हुआ। लेकिन ये सब कैसे हुआ? उसने याद करने की कोशिश की। सवाल ये था कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ था। उसे उम्रे पे आसिफ मिला था, उस रोज़ शायद उस पे जादू शुरू हुआ था, क्योंकि उसको सीने में तकलीफ़ उठी थी। फिर क्या हुआ? सहरे इश्क और ऐसे मुज़ी जादुओं को मैच्योर करने में एक अरसा लगता है। वो 2 बरस बाद जब जादू मुकम्मल तौर पे मैच्योर हो गया और वो एक के बाद एक गार्ड बदलने लगी, तब वो ब्राउनीज़ आई। नगीना आंटी इस्लामाबाद आई थी ज़िया सुल्तान के साथ, वो ब्राउनीज़ लाई थी। वो मीठा नहीं खाती थी, लेकिन उसने वो खाई थी। उनमें कुछ था, जादू जो उसके अंदर उतरता गया। फिर क्या हुआ? उसने आईपैड उठाया और एक नोट खोला, फिर पेंसिल से उस पर लिखती गई हर शय जो अब तक पेश आई थी। सबसे पहले माँ बीमार हुई। माँ नगीना आंटी को पसंद नहीं करती थी, वो उस रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। उन्हीं दिनों वो बच्चा माही को ख्वाब में दिखाई देने लगा। ज़हीर ने उसका करियर ख़त्म कर दिया, उसको माली नुकसान हुआ था, उसको रेस्टोरेंट बेचना था। उसका माली नुकसान सरकार के जादुओं की वजह से हुआ या किस्मत की वजह से, अब ये अहम नहीं था। पेंसिल तेज़ी से स्क्रीन पर चलती तमाम वाक़यात तारीखों के साथ रकम कर रही थी। नंबर झूठ नहीं बोलते। उसकी जॉब चली गई और वो लाहौर चली आई। वो ख़ानदान की सबसे कामयाब लड़की नाकाम होकर घर बैठ गई। उसने कई जगहों पे काम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ज़्यादा अरसा चल ना सका। ज़ियाद ने उसे प्रपोज़ किया, उसने इनकार किया तो उसने पैंतरा बदला। उसने कहा कि वो किसी और से शादी कर रहा है, लेकिन वो सब एक जाल था। ज़ियाद और उस बूढ़ी औरत का जाल, वो सादा सी बूढ़ी औरत जिस पे कोई शक नहीं करता था, वो सब इसमें शामिल थे। हिलाल, उसका नेकलेस, हैप्पी बर्थडे, हर शय वाज़ेह हो गई थी। उसे मालूम था कि उसे क्या करना है। उसे अपने ज़माने की सबसे बड़ी जादूगरनी से मिलने जाना था। मॉल में बनी कॉफ़ी शॉप उस सुबह पर रौनक दिखाई दे रही थी। सामने बनी एक दूसरी शॉप की कुर्सियों पर कैफ जमाल अपना लैपटॉप खोले बैठा था। गाहे बगाए वो माला की शॉप को भी देख लेता, वो अभी तक नहीं आई थी। तफतन किसी ने उसके साथ वाली कुर्सी खींची। कैफ ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए चेहरा उठाया। नवार्ड को देखते ही कप गिरते गिरते बचा, माहिर भाई। वो गड़बड़ा के उठ खड़ा हुआ। कैसे हो कैफ जमाल? वो उसको संजीदगी से देखता सामने बैठा, टांग पर टांग जमाई। कैफ ने दाएं बाएं देखा, चेहरा सफ़ेद पड़ा। बेफिक्र रहो, मैंने माला को तुम्हारी फ़ोन कॉल के बारे में नहीं बताया। वो उसके सामने बहुत एतमाद से बैठा था, जीन्स पे हुडी पहने, हल्की बड़ी शेव और सफ़ेद जोगर्स। कैफ जमाल को बहुत कुछ याद आया, होटल स्वीट और लिवेंडर और मोतिये की महक। उसने थूक निकला, मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं। आपने मुझे कॉल की थी और मैंने आपके लिए काम करने से इनकार कर दिया था।
वो खनखार के कहता वापस बैठा, क्या मालूम माहिर ये रिकॉर्ड कर रहा हो। कहा ना, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा और तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। तमाम उसी बेतासुर अंदाज में कहता वो उठ खड़ा हुआ। उसका रुख माला की शॉप की जानिब था। क्या आपने फ़ौरन से मोबाइल निकाला और उंगलियां तेज़ी से टाइप करने लगी। माहिर फरीद कशमाला की शॉप पे मौजूद है। मैसेज लिख के ज़ियाद को भेजने लगा, फिर रुक गया। अगर ज़ियाद यहाँ आ गया और उसे मालूम हो गया कि उसने माहिर के साथ भी डील करने की कोशिश की है तो, लेकिन अगर उसने ज़ियाद को ना बताया और ज़ियाद को किसी दूसरे तरीके से मालूम हो गया तो उसने मैसेज मिटा दिया। अभी वो इस बारे में सोचेगा। फिर लैपटॉप वापस खोल लिया। अलबत्ता निगाहें अब सिर्फ माहिर फरीद पे जमी थी। वो काउंटर तक गया। वहाँ 2 अपराध पहले से खड़े थे। वो कतार में लग गया, सीने पर बाजू लपेटे खामोशी से दाएं बाएं देखे गया। दफतर निगाह कोने वाली मेज़ तक उठी। उसके पीछे एक शेल्फ बना था जिसमें सेल के लिए उस कॉफ़ी ब्रांड के कुछ मग रखे थे। उनके वस्त में एक पौधा रखा था, सफ़ेद गमले में सजा कैक्टस। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। शेल्डन। जहन में एक ख्याल सा पनपने लगा। कशमाला ने बिना दस्तक के कमरे का दरवाज़ा खोला। अस्पताल के सफ़ेद बेड पर लेटी नगीना बेगम ने चौंक कर आंखें खोली। वो तन्हा नहीं थी, अंदरानी उनके साथ बैठी थी। उसे देख के उठ खड़ी हुई। नगीना बेगम भी मुस्कुराई। उनका आधा चेहरा पट्टियों में जकड़ा था। आओ बेटे। वो कुछ देर चौखट में खड़ी रही। बाल पोनी में बंधे थे और धुला धुलाया चेहरा मुस्कुराहट से आरी था। लंबे खुले फ्रॉक पर अस्पताल का नीला हिफाजती गाउन और मास्क पहने वो कंधे से पर्स लटकाए हुए थी। तुम बाहर जाओ। उसने एक सख्त निगाह अंदरानी पे डाली। वो उसे खामोशी से घूरती हुई बाहर निकल गई। माला ने दरवाज़ा बंद किया, फिर कपकपाते हाथों से उसे लॉक किया। नगीना बेगम चौंकी, मुस्कुराहट गायब हुई। दरवाज़ा बंद करके वो पलटी तो उसका चेहरा, ऐसा चेहरा उन्होंने पहले नहीं देखा था। कैसी हैं आप सरकार। वो दरवाजे से पूछ लगाए गुलाबी पड़ती आंखों से उनको देख रही थी। नगीना सुल्तान एक लम्हे के लिए सांस न ले सकी, लेकिन वो लम्हा आया और गुजर गया। उन्होंने धीरे से सांस खारिज किया। चेहरा उसी तरह पुरसकून था। हाँ मैं हूँ सरकार। उनका आधा चेहरा और आंखें वाज़ेह थी, उनमें रौनक थी, फ़ख्र था। ये सब ब्राउनी से शुरू हुआ था। वो मास्क नीचे धकेलती आगे आई, फिर उनकी पाइंती के करीब ठहर गई। आपने जादू मेरे अंदर ब्राउनी से उतारा था। मोहब्बत वैसे भी एक जादू है कशमाला। अलुयन नज़र का धोखा। वो मुस्कुरा रही थी। और मेरी माँ। उसकी आंखें भीग रही थी। उन पे भी जादू किया था ना आपने। जादू खुद से किसी जिस्म में दाखिल नहीं होता जब तक कि उस जिस्म का मालिक उसको इजाज़त न दे मेरी बेटी। वो ऐसे ही मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी माँ की एक बीमार बहन थी जो बरसों उसके साथ रही थी। उसकी खिदमत ने तुम्हारी माँ को हिफाजती हसार में बांधा हुआ था, लेकिन जब वो मरी तो तुम्हारी माँ डिप्रेशन का शिकार हो गई। और डिप्रेशन किसी भी जादूगर का सबसे बड़ा हथियार होता है। वो वक्फे वक्फे से बोल रही थी, जैसे जिस्म में दर्द की ठेसें उठ रही हों, लेकिन वो उनको दबा रही हों। डिप्रेशन एक सुराख है, जिस इंसान को लग जाए उसके जिस्म में 2 चीज़ें आसानी से दाखिल हो जाती हैं, मूजी मर्ज और जादू। तुम्हारी माँ को डिप्रेशन हमने नहीं दिया था, तुमने दिया था। मैंने? आंसू उसकी आंखों से टप टप गिरने लगे। क्या तुम्हें भूल गया कि तुम उसको छोड़ के चली गई थी। उनकी आंखों में मलामती सी मुस्कुराहट थी। तुम 5 साल उससे दूर रही। तुम्हारी खाला मर गई और वो डिप्रेशन में चली गई। तुम वहाँ होती तो शायद उनकी ज़िंदगी में जीने की उम्मीद होती, मगर तुम्हें अपना करियर बनाना था। उसने बेख्तियार जब से मुठ्ठियाँ भींच ली। हमने तो तुम्हारे साथ एहसान किया था कशमाला, तुम्हारा करियर ख़त्म करके तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दिया। यूँ उसके आखिरी चंद माह में तुम उसके साथ थी। अपने गुनाह मेरे सर मत डालिए। वो दबा दबा सा चिल्लाई। आईना बुरा लगता है हर इंसान को कशमाला, लेकिन क्या तुम अपनी माँ को छोड़ के नहीं गई थी। आंसू उसके चेहरे पर गिरते थोड़ी से चिपके मास्क में जज्ब हो रहे थे। आपके जादुओं ने ओशन को बर्बाद किया, मेरी माँ को बीमार किया, लेकिन मेरे जादू ने उसे नहीं मारा। वो मुस्कुराई। उसकी मौत इसी तरह लिखी थी। और मेरे दिल में ज़ियाद की मोहब्बत, वो किसने डाली। माला की भीगी आंखों में सारे ज़माने की नफरत थी, दुख था। उसने मुसलसल अपनी मुट्ठियाँ भींच रखी थी। वो उस औरत का मुंह नहीं नोच सकती थी जिसका मुंह पहले से गल सड़ चुका था। कहा ना, जादू ऐसे असर नहीं करता जब तक उसको किसी दिल में चोर दरवाज़ा न मिल जाए। मोहब्बत तो एक अलुयन है और तुम खुद एक अलुयनिस्ट हो माला। तुम दीवारों पर अलुयन बनाती हो, हम दिलों में बनाते हैं। आप अलुयंस के बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन वो नहीं सुन रही थी। यह अतराफ़ का मरहला था। स्टेज पर करतब दिखाते जादूगर इस मरहले का इंतज़ार किया करते थे जब पर्दा गिरने से चंद लम्हे पहले वो हाज़रीन के सामने सर झुका के दाद वसूल करे।
तुम्हारे दिल में ये अलूयन तुम्हारे खौफ ने दाखिल किया, उम्र गुजर जाने का खौफ, अपनी दोस्तों की शादी और बच्चे देखने के बाद तन्हा रह जाने का खौफ। ये खौफ सहरे इश्क को पुख्ता करता है। मैं सरकार को ढूंढना चाहती थी। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। तो आपने मुझे मारने की कोशिश की? उसे नगीने की चुभन याद आई। वो तो बस एक डरावा था, वरना हम तुम्हें क्यों मारना चाहेंगे प्यारी बेटी। बेटी? उसने मलामती नज़रों से उन्हें देखा। कैसे कर लेती हैं आप? सारी दुनिया को धोखा कैसे दे लेती हैं? तुम इस धोखे से बच सकती थी। तुम्हारे ख्वाब तुम्हें तमाम हिंट्स दे रहे थे। तुम तब भी नहीं समझ सकी। माला ने इस बात में सर हिलाया। शकूर, मेरे स्कूल का चौकीदार शकूर एक हिंट था, जान गई हूँ। अब जबकि सब वाजे हो गया था, सो कोई पहेली न रही थी। वो एक ऐसा आदमी था जिसकी स्याह रंगत पे उसका मजाक उड़ाया जाता था और वो लोगों की बातों से तंग आके दुबई चला गया। ख्वाबों में असली जादूगर के चेहरे नहीं दिखाए जाते, वरना इंसानों में फसाद होने लगे। सिर्फ अलामतें दिखाई देती है। मुझे शकूर दिखाई दिया, लेकिन मुझे शकूर को नहीं ढूंढना था। मुझे अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे इंसान को ढूंढना था जिसका उसकी रंगत पे मजाक उड़ाया जाता था, और वो दुबई चला गया था। उसने आंखें बंद की। गरम गरम आंसू गाल पर गिर रहे थे। वो क्यों ना समझ सकी? मैंने तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं किया, किसी को तुमसे नफरत नहीं करवाई, सिर्फ मोहब्बत करवाई। तुम्हें वो दिया जो तुम्हारे पास ना था मेरी बेटी। मैंने तुम्हें घर दिया, शौहर दिया। उसने आंखें खोली। अब के उसकी आंखों में सिर्फ नफरत नहीं थी, अफसोस भी था। तुम्हारा काम था अपने शौहर को खुश रखना, अपना घर बसाना, और तुम वो ना कर सकी। कसूर किसका है? वो बूढ़ी औरत टूटे सांसों के दरमियान इत्मीनान से बता रही थी। मुझे तरस आ रहा है आपके ऊपर। मुनफ़ी में सर दाएं बाएं हिला रही थी। इतने गुनाहों की आग लेकर कैसे जाएंगी अल्लाह के पास? आग तो मेरे लिए इस दुनिया ने बनाई थी कशमाला। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराई। मुझे मेरी शक्ल की वजह से धुतकार दिया था, सो मैंने एक अलूयन बना लिया, जैसे तुम बनाती हो। मुझे खुद से मत मिलाइए। उसकी आवाज़ बुलंद हुई। अलबत्ता वो वैसे ही लेटी रही। उनके जिस्म से लगी नालियाँ और तारें मुख्तलिफ मॉनिटर्स में पवस्त थी, जो उनके वाइटलर्स बता रहे थे। उनके दिल की रफ्तार, बीपी सब नॉर्मल था। मुझे किस आग से डरा रही हो? आग तो ये दुनिया थी मेरे लिए, आगे तो कुछ भी नहीं है, न जन्नत न जहन्नुम, सब एक अलूयन है। मैंने इस दुनिया से अपना हक कुशीद किया है, जैसे सब करते हैं। वो चंद कदम मजीद आगे आए, सर झुका के तरहम से उन्हें देखा। और हिलाल, वो कहाँ है? नगीना की मुस्कुराहट गहरी हुई। हिलाल को ना तुम ढूंढ सकोगी और ना तुम्हारा माहिर फरीद। उनकी आंखों में कुछ उभरा जिसे वो पढ़ सकती थी। इतनी नफरत है उससे सरकार? वो भीगी आंखों से पहली दफ़ा मुस्कुराई। उस पर जादू नहीं चलता ना आपका? नगीना बेगम मुस्कुराती रही। उनके इत्मीनान में कोई तब्दीली नहीं आई थी। आपने ज़ियाद और मेरी शादी सिर्फ ज़ियाद के लिए नहीं करवाई, आपको कुछ और भी चाहिए था। वो आंखों में बहुत सी नफरत और अफसोस लिए उन्हें देख रही थी। मेरी बेटी है ना? इस लफ्ज़ पे कुछ था जो उनकी आंखों में चमकने लगा। मैं ज़िंदा रहूं या न रहूं, तुम मेरी पोती को मुझसे छीन नहीं सकती कशमाला। वो ऐसी शैतानी चमकती कि कशमाला मुबीन को लगा कोई उसकी गर्दन के गिर्द आग का तोप पहुंचा रहा है, पहना रहा है। हाँ, मैंने ये सब उस बच्ची के लिए किया है, वो चमकती आंखों से चबा चबा के कह रही थी। वो जब इस दुनिया में आएगी तो वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और तुम? उन्होंने तहकीर से उसे देखा। पहली दफ़ा कशमाला को उनकी नज़रों में अपने लिए हकारत दिखाई दी। और तुम सारी उम्र ज़ियाद से बंधी रहोगी। तुम्हारे पास अब कोई जाए फरार नहीं है। वो चल हमें लब ढींचे उनको देखती रही, फिर उनके कान के करीब झुकती गई, यहाँ तक कि उसके होंठ उनके बालों के करीब आ ठहरे। किसने कहा कि वो दुनिया में आएगी? नगीना बेगम एकदम जहाँ थी वहीं साकित रह गई। वो मेरे पैर की जंजीर नहीं बनेगी, वो सरगोशी में कह रही थी। मैं आज उसको ख़त्म करने जा रही हूँ। कोई भी चीज़ मुझे आपसे और आपके बेटे से नहीं जोड़े रखेगी। मैं इस बच्चे को कत्ल करने जा रही हूँ। वो सीधी हुई और फातिहाना मुस्कुराहट और भीगी आंखों से उन्हें देखा। नहीं माला, नहीं। टू उनके मॉनिटर पर एकदम नंबर्स बढ़ने लगे, दिल की धड़कन, बीपी। उन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन नहीं उठ सकी। माला प्लीज़ मत करो, उसको मत मारना। आंसू आंखों से टपकते चेहरे की पट्टियों में जज्ब होने लगे। मुझे मालूम है ये गुनाह है, लेकिन मैं एक बड़े गुनाह का रास्ता रोक रही हूँ। मैं सहरे इश्क से जन्म लेने वाली बच्ची को इस दुनिया में नहीं लाऊंगी, क्योंकि मैं दुनिया के जिस कोने में भी चली जाऊँ, ज़ियाद इस बच्ची को तलाश में आ जाएगा। सो मैं आज इस वजह को ही ख़त्म कर रही हूँ। नहीं प्लीज़, खुदा का वास्ता। उन्होंने कपकपाते नहीफ हाथ जोड़े जिनसे बहुत सारी तारें पेवस्ता थी। खुदा कहाँ से आ गया? जिन्नात को बुलाइए सरकार, अपने जिन्नात को। वो दबा दबा सा घर आई। और अपने कातिल बेटे को भी बुलाइए। आज कोई इंसान या जिन मुझे ये करने से नहीं रोक सकेगा। अब ये फैसला मैं करूँगी। मैं। सीने पर उंगली से दस्तक दी, आंखें सुर्ख हो रही थी।
नहीं प्लीज़ नहीं, वो चिल्लाने लगी। माला ने बेल पर उंगली रख दी। दरवाज़ा धाड़ से खुला और स्क्रब्स में मौजूद स्टाफ भागता हुआ अंदर आया। मैं इनकी बहू हूँ, ये बहुत तकलीफ़ में है, वो आंखें साफ करते हुए संजीदगी से अंग्रेज़ी में कहने लगी। क्या इनको मज़ीद पेन किलर दिए जा सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि ये चंद घंटे तक सोती रहें। नगीना बेगम चिल्लाते हुए सर तकिए पर मार रही थी। उनका जिस्म भी झटके खा रहा था। दोनों स्टाफ मेंबर्स मेडिकल लैंग्वेज में चिल्लाते हुए कुछ कह रहे थे। गालबन उनको कोई इंजेक्शन दिया जाने लगा था। नहीं प्लीज़ माला, ये मत करो। वो आंसू रगड़ के साफ कर चुकी थी। अब जज्बात से हारी चेहरे के साथ उनके बेड की पाइंती के साथ खड़ी रही। बिना पलके झपकाए वो उन्हें देख रही थी। बुलाइए इनको, अपने मुवक्किलों को बुलाइए ना, वो दबा दबा सा उर्दू में बोली। एक नर्स अब उनकी आईवी में कोई इंजेक्शन लगा रही थी। नगीना बेगम ने आंखें बंद की, होंठ हिलाने की कोशिश की, कुछ पढ़ना चाहा, लेकिन जिस्म की ताकत अब ख़त्म हो चुकी थी। ऊपर से दवा का असर भी शदीद था। उनका जहन अंधेरों में डूबने लगा। नहीं प्लीज़ नहीं, वो बच्ची बहुत कीमती है। वो बंद आंखों से गनूदगी में जाती बुड़बड़ा रही थी, जिसे अब ढीला पड़ता जा रहा था। कशमाला मुबीन ने अफसोस से सर झटका और बाहर की तरफ बढ़ गई। उसको अब किसी इंसान या जिन का खौफ नहीं आ रहा था। अस्पताल के उस कमरे का मंजर अब कदरे बदला हुआ था। नीम तारीख खामोशी, फिजा का बोझलपन और नगीना सुल्तान का पुरसुकून जिस्म जो दवाइयों के ज़ेर असर गनूदा था। ज़िया सुल्तान काउच पर बैठा था, टांग पर टांग जमाए, दोनों हाथों में मोबाइल पकड़े, उस पर उंगलियां चलाता हुआ। दफतन स्क्रीन पे मैसेज उभरा। कुछ अजीब सा है ज़ियाद भाई, सुबह कशमाला काम पे नहीं आई, फिर उसने मुझे कॉल करके कहा कि आज मैं ऑफ़ कर लूँ। वो आपकी वालदा से मिलने अस्पताल जा रही हैं, वहाँ से वो घर जाएगी। जब तक मैं यहाँ पहुँचा वो अस्पताल से निकल रही थी। मैं काफ़ी फासले से उसका ताक़ुब करता रहा। वो घर नहीं गई, वो कैब लेकर एक क्लिनिक आई है, काफ़ी देर से अंदर है। मैं मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ क्यों आई है। ज़ियाद एकदम सीधा होकर बैठा, कानों में एक घंटी सी बजने लगी, जैसे कदीम ज़मानों में जंग से पहले शहर वालों के लिए बजती थी। उसका रवां रवां खड़ा होने लगा। वो सुबह अस्पताल आई थी? जी, मैंने खुद उसे यहाँ से निकलते देखा था। ज़ियाद ने चौंक कर चेहरा उठाया। नगीना बेगम के गनूदा जिस्म में हरकत हुई थी। ज़ियाद, वो बदिक्कत पलके चपका के उसे देखने की कोशिश कर रही थी। कशमाला यहाँ आई थी? वो उठ के उनके सरहाने तक आया, चेहरा सपाट था और आवाज़ में तफ्शीश। कौन? उनके आधे चेहरे से पट्टी जैसे घुलती गई थी। किसी कोहड़ के मरीज़ की मानी चेहरे का जला हुआ हिस्सा बढ़ के गर्दन तक पहुंच चुका था। वो क्यों आई थी और आपकी तबीयत क्यों ख़राब हुई थी? ज़ियाद, नगीना बेगम ने एकदम चौंक कर घड़ी को देखा, जैसे दिमाग जाग गया और बेख्तियार ज़ियाद का हाथ थामा। उसको रोको। किस चीज़ से? उसका सांस थम गया। सारे जवाब वाज़े थे। वो आपकी नफ़रत में उसको मार देगी। ज़िया सुल्तान हिल न सका, ऐसे जैसे नमक का मुजस्मा हो। किसको? आपकी बेटी। उनकी आंखें भीगने लगी। उसको बचा लो, वो उसको ख़त्म कर देगी। बेटी? उसे अपनी आवाज़ कुएं से आती सुनाई दी। वो बहुत कीमती है, मुझे उसकी ज़रूरत है। उन्होंने उसका हाथ बदिक्कत दोनों हाथों में पकड़ा। अब कब से ये बात जानती थी? वो ज़ख्मी नज़रों से उनको देख रहा था। वो उस बच्ची को मार देगी। मेरी कोई बेटी नहीं है। एकदम उसने ज़ोर से हाथ छुड़ाया, चेहरा सुर्ख हो रहा था। आपने हमेशा की तरह अपना खेल खेला और मुझे अंधेरे में रखा। वो उन पर झुक के दबा दबा सा घर आया। आपने मुझसे वादा किया था कि अपना बच्चा मुझे दोगे। आप जानती थी और मुझे नहीं बताया। वो उनकी बात नहीं सुन रहा था। ज़ियाद, उन्होंने भीगी आंखों के साथ दोनों हाथ जोड़ दिए, लेकिन वो नफ़रत में सर हिलाता पीछे हट रहा था। उस बच्चे को मत ख़त्म होने देना। वो रुक के उन्हीं नज़रों से उन्हें देखने लगा। वो बच्चा, आपकी बेटी, वो कशमाला को कभी आपसे आज़ादी नहीं लेने देगी। वो उसको जंजीर की तरह आपसे बांधे रखेगी। कोई दूसरा मर्द उससे शादी नहीं करेगा। वो रुक रुक के बोल रही थी, आंसू फिसल फिसल के मसख शुदा चेहरे में जज्ब हो रहे थे। उसको रोको, वरना वो उसको मार देगी। मारने दो। उसका लहजा बर्फ़ था, सपाट सर्द। नगीना बेगम कुछ बोल ना सकी। वो उनको उसी हालत में छोड़ के बाहर निकल गया। कैफ जमाल की कॉल आ रही थी। चल हमें वो गहरे सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगा, फिर फ़ोन कान से लगाया। सुनो कैफ, अबॉर्शन, ये अबॉर्शन क्लिनिक है। उसका सांस फूला हुआ था। वो पार्किंग में कार के साथ खड़ा था और साथ एक स्क्रब वाली लड़की थी। वो जेब में चंद रोल किए नोट निकालते हुए दाएं बाएं एहतियात से देख रही थी। आपकी बीवी यहाँ अबॉर्शन के लिए आई है और वो प्रोसीजर रूम में है। क्या आपने उसे इशारा किया? वो सर को खम देकर आगे बढ़ गई। मैंने एक स्टाफ को पैसे दिए हैं, उसी ने बताया कि। कैफ, मज़ीद मदाखलत मत करो। कैफ जमाल रुक गया। बेयकीनी से फ़ोन कान से हटा के देखा। क्या आप? कहा ना तुम कोई मदाखलत नहीं करोगे। उसके बाहर आते ही तुम मुझे क्लिनिक से कंफर्म करके दोगे कि उसने प्रोसीजर करवाया है या नहीं। वो जो करने आई है उसे करने दोगे। कैफ जमाल ने नासमझी से इस बात में सर हिला दिया।
उनका तो तलाक का केस चल रहा था, ऐसी सूरत में तो तलाक रुक जाती। फिर ज़ियाद सुल्तान क्यों ऐसे कह रहा था? खैर उसे क्या। वो काफ़ी देर पार्किंग में ड्राइविंग सीट पर बैठा उस क्लिनिक की इमारत को देखे गया। दफतन फ़ोन पे मैसेज रिसीव हुआ। ये उसी स्टाफ का था जिसको उसने पैसे दिए थे। उसका प्रोसीजर मुकम्मल हो गया है, वो उसको कुछ देर में डिस्चार्ज कर देंगे। उसने वो मैसेज ज़ियाद को भेज दिया। खुद क्लिनिक की लॉबी को देखने लगा जो शीशे की दीवारों के बाइस अंदर दिखाई दे रही थी। बहुत इंतज़ार के बाद वो उसके राहदारी में चलती दिखाई दी। वो यहाँ से भी देख सकता था कि उसका चेहरा जर्द था, आंखों तले हल्के वाजे थे और वो गुमसुम सी कदम उठा रही थी। साथ एक लड़की थी जो स्क्रबर्स पहने हुए थी और एक नुस्खा हाथ में लिए उसे कुछ समझा रही थी। दवाएं, पोस्ट अबॉर्शन केयर। वो इसी बेख्याली में सर हिला रही थी। वो कार वहाँ से दूर ले गया। वो उसको नहीं देख सकती थी, ना वो इस ज़हनी हालत में थी कि उसकी तवज्जो उस तरफ जाती। वो काफ़ी देर क्लिनिक के बाहर एक बेंच पर बैठी रही, नुस्खा हाथ में पकड़े, चुपचाप सर नीचे गिराए। शायद वो रो रही थी। फिर बदिक्कत वो उठी, मोबाइल के बटन दबाए। अब वो कैब बुला रही थी। कैब जमाल ने ज़ियाद की हदायत के बरक्स उसका ताकुब नहीं छोड़ा। वो यहाँ से फार्मेसी गई, अपनी दवाएँ खरीदी और फिर वहाँ से घर चली गई। जिस लम्हे वो अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई, वो दूर से देख सकता था कि उसको शायद चक्कर आ रहे थे और वो दीवार पकड़ पकड़ के चल रही थी। काम मुकम्मल हो चुका था। उसने ज़ियाद को मैसेज पे इत्तला दे दी। गुड। जवाबी मैसेज फौरी वसूल हो गया। कैब जमाल काफ़ी देर उस मैसेज को तकता रहा। फिर उसने फ़ोन गैलरी खोली, वहाँ मौजूद माहिर की तस्वीर निकाली जो उसने सुबह सुबह खींची थी जब वो माला की कॉफ़ी शॉप की कतार में खड़ा था। ये तस्वीर उसे ज़ियाद को भेजनी थी। वो ज़ियाद की आंखें था। उसे माहिर फरीद की आमद के बारे में बताना चाहिए था। गुड। उसने फिर से ज़ियाद का मैसेज पढ़ा। उंगलियों ने हरकत की, अंगूठे ने डिलीट का बटन दबाया। तस्वीर मिट गई। गुड। वो तलखी से बुड़बुड़ाते हुए कार स्टार्ट करने लगा। अपने बच्चे के मर जाने पे गुड कौन कहता है? वो ज़ियाद सुल्तान को माहिर फरीद की आमद के बारे में नहीं बताएगा। इस दुनिया में सबसे कीमती शय इन्फॉर्मेशन होती है और हर इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होती कि वो अपने बॉस को फराहम की जाए। कैब जमाल ने कार सड़क पर डाल दी। अस्पताल के कॉरिडोर से टहलते हुए ज़ियाद सुल्तान ने रुक के कैब का मैसेज पढ़ा, गुड लिख के भेजा और तेज़ी से कमरे की तरफ आया। नगीना बेगम उसी तरह बेचैन सी लेटी थी। वो जैसे बहुत तकलीफ़ में थी। उसे देख के चौंकी। तुमने उसे रोका? भीगी आंखों में उम्मीद भरे पूछा। वो बच्चा ख़त्म हो गया है सरकार, और आपका खेल भी। उसके चेहरे पर बहुत कुछ था, ज़ख्मीपन, नफ़रत, तैश और ढेरों मलाल। अब मैं कभी इस तकलीफ़ से नहीं गुजरूंगा जिससे आपने हिलाल के भाइयों को गुजारा है, वो चबा चबा के कहता गया। फिर वो वहाँ रुका नहीं। अगले ही लम्हे धड़ाम से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया। नगीना सुल्तान ने शिकस्तगी से सर तकिए पर डाल दिया और आंखें बंद कर ली। उनकी सारी दुनिया जल के राख हो गई थी। तो ये था आखिरी पार्ट। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।